Hey everybody, welcome to Geography Core and in this particular video हम पढ़ने वाले हैं सभी important questions of the chapter International Trade from your class 12 Geography book 1 that is Fundamentals of Human Geography. Okay, so without any further ado let us get into it. सबसे पहला क्वेश्चन है why is it detrimental for a nation to have a negative balance of payment? तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। किसी भी कंट्री के पास में अगर नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो वो हार्मफुल क्यों है, नुकसानदायक क्यों है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा आंसर है। ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल। कोई कंट्री है जो कि इंपोर्ट करे जा रही है, चीज़ों को खरीदे जा रही है। अब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो खरीदे जा रही है एंड उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं कर रही है एंड इंस्टीड वो खरीदे जा रही है, इंपोर्ट करे जा रही है। तो इसी को हम बोलते हैं, जब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड एक्सपोर्ट कम होता है तब होता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हार्मफुल क्यों है? क्योंकि हम जब चीज़ें खरीदते रहेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास में पैसे ख़त्म होंगे ना, तो हमारी जो फाइनेंशियल रिजर्व है वो एग्जॉस्ट होने लगेगी। बस सिंपल सा आंसर ये है। हम जब पैसा उड़ाते रहेंगे, अपना पैसा खर्च करते रहेंगे तो पैसा ख़त्म हो जाएगा। पैसा ख़त्म हो गया तो यही हार्मफुल चीज़ है, ठीक है। सो द आंसर विल गो लाइक अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीन्स that a country spends more on buying goods than it can earn by selling its good. बेचे तो जा रही है लेकिन वो पैसे कमा ही नहीं रहे हैं। पैसे तो तभी कमाएंगे जब हम बेचेंगे, हमारे पास बेचने को ही नहीं है, एक्सपोर्ट ही नहीं हम कर रहे हैं, है ना। दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू एग्जॉशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिजर्व। जो पैसा है, जो जमा पूंजी है, जो फाइनेंसेस हैं, वो धीमे धीमे ख़त्म होने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर पोर्ट्स हेल्पफुल फॉर ट्रेड? तो सबसे पहले यू शुड बी नोइंग कि पोर्ट्स होता क्या है ना। सो देखो, पोर्ट का मतलब ये होता है वाटरवे के किनारे या समुद्र के किनारे जो एक जगह होती है जहाँ पर शिप्स रुकती हैं, अपने गुड्स और कार्गो को लोड करती हैं, अनलोड करती हैं, तो उस लोकेशन को ही बोला जाता है पोर्ट। अब ये जो पोर्ट्स हैं ये किस तरह से ट्रेड में बेनिफिशियल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दैट यू हैव टू टेल, ठीक है। सो द चीफ डोरवेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर इट्स हार्बर्स एंड पोर्ट्स। चीफ डोरवेज यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रास्ता होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जरिया होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो ये पोर्ट्स ही होते हैं। ओके, कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स। जो कार्गोज होते हैं, जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, वो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते हैं इन पोर्ट्स के थ्रू ही। ओके, द पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर कार्गो। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं वहां पर लोडिंग अनलोडिंग की भी सुविधा होती है ना। और डॉकिंग का मतलब ये होता है कि शिप आकर के रुक रही है किसी पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं डॉकिंग। जैसे नहीं बोलते हैं कि एरोप्लेन लैंड करता है, तो सिमिलरली जो शिप्स होती हैं वो डॉक करती हैं। डॉकिंग का मतलब यही होता है। ओके, एंड इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटी होती है पोर्ट्स पे, जहाँ पर हम जो बल्क में प्रोडक्ट्स लेके आए हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको स्टोर कर सकें। The importance of a port is judged by the size of cargo and the number of ships handled. अभी डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट होगा। टोटली डिपेंड करता है कि कितना कार्गो एक पोर्ट हैंडल कर पा रहा है एंड कितने शिप्स वहाँ पर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कितने शिप्स और कितना कार्गो एक पोर्ट के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, उतना ही इम्पोर्टेंट वो पोर्ट हो जाएगा। Okay, the quantity of cargo handled by a port is an indicator of the level of development of its hinterland. तो किसी भी पोर्ट के द्वारा कितना ज़्यादा कार्गो हैंडल किया जा रहा है वो ये भी इंडिकेट करता है कि आसपास का जो रीजन है, जो ट्रेड सेंटर्स हैं, वो कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ पोर्ट इन ट्रेड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस यू हैव टू टेल। तो बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए ये एक इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बिफोर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम था गेट, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, राइट। एंड इसी को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। कब? ऑन द 1 जनवरी 1995। सो डू रिमेंबर कि पहले इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम गेट नाम से जानते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स फंक्शन, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो ग्लोबल रूल्स हैं, ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको मैनेज करना, ठीक है, उन रूल्स से डील करना। साथ ही अगर किसी मेंबर कंट्री के बीच में जो है डिस्प्यूट होता है ट्रेड से रिलेटेड, उसको भी रिजॉल्व करने का काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का।
ओके। एंड इसके अलावा इसका काम है कि जो बहुत भारी भारी टैक्सेस पड़ते हैं, टैरिफ्स पड़ते हैं, उनको लिबरलाइज करवाना, है ना। बेसिकली जो ट्रेड चल रहा है अमंग द कंट्रीज, जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसको स्मूथली फंक्शन कराया जा सके, ये काम होता है WTO का। सो लेट्स सम अप द फंक्शंस. Its basic functions are to deal with the global rules of trade between nations. It resolves the disputes between its member nations. Its function is to liberalize the world from high custom tariffs and other restrictions. Okay, next question is what was the initial form of trade? तो the answer will be barter system, जिसमें हम मनी नहीं दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के बदले में, हम प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज स्लेव ट्रेड अबॉलिश्ड इन यूएसए? तो यूएसए में स्लेव ट्रेड कब अबॉलिश किया गया? बट बिफोर दैट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि स्लेव ट्रेड से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेव ट्रेड, दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है ना. ये जो स्लेव ट्रेड था इसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ईयर्स में जो है अबॉलिश किया गया था. तो 2-3 दे रखे हैं, आपको तीनों ही पता होने चाहिए. ठीक है. एंड फॉर नाउ द आंसर इज इन 1808 यूएसए में इसको अबॉलिश किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन वाज WTO फॉर्म्ड? यू नो द आंसर, अभी हमने देखा, दैट इज 1 जनवरी 1995. देन व्हाट डू यू मीन बाय गेट? यू अगेन नो द आंसर, जो हमने अभी अभी देखा था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सपैंड ओपेक. ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है. तो ये क्वेश्चन कहाँ से बना है? जस्ट लुक इन योर एनसीईआरटी. ये जो एक टेबल दे रखी है इसको आपको ध्यान से पढ़ना, बिकॉज MCQ इससे तो काफ़ी सारे बन सकते हैं ना. जितने भी आपको दे रखे हैं ना रीजनल ट्रेड ब्लॉक, सभी की आपको डेफिनेशन, सभी की आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए. ओके. अदर देन दैट हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं, है ना. तो ये जो चीज़ें दे रखी हैं आपको इन पे भी ध्यान देना है, बिकॉज MCQ पैटर्न में एनीथिंग कैन कम, राइट. एंड ये एक इंपॉर्टेंट टेबल भी है, बिकॉज अगर आप फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टडी, तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. सो बेटर डू इट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? बहुत ही बेसिक है, चीज़ों का खरीदना और बेचना, इसी को हम बोलते हैं ट्रेड, व्यापार हिंदी में, है ना. तो द टर्म ट्रेड सिंपली मीन्स द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वॉलेंटरी यहाँ पर क्यों ऐड किया गया है? इसका ये मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, या जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विस का, वो हमारी मर्जी से हो रहा है, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही है. Okay, so that is what we mean by voluntary here. Trade is one of the most important economic activities of human. It is exchange of products or marketing between nations and region. For both the parties, trade is mutually beneficial. तो जो दो पार्टी व्यापार कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, उन दोनों को ही बेनिफिट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? तो अभी हमने बात करी बार्टर सिस्टम के बारे में. ये एक ऐसा फॉर्म है ट्रेड का जहाँ पर हम चीज़ों को ही एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. हमारे पास में यहाँ पर पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट ले रहे हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक माइन्यूट लेवल पर अगर हम देखें इसको, मेरे पास में सपोज आई हैव बिस्किट्स, राइट, एंड मेरी एक फ्रेंड है जिसके पास में शी हैज़ चिप्स पैकेट फॉर एग्जांपल. ठीक है. एंड अब मुझे चाहिए चिप्स एंड उसको चाहिए बिस्किट, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे अपने प्रोडक्ट्स को. ठीक है. सो ये जो मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में हुआ, इट इज़ व्हाट वी कॉल बार्टर ट्रेड. ठीक है. आई होप यू गॉट it. So the answer will go like the initial form of trade in primitive societies was barter system. जो बहुत पुराने टाइम में अगर हम चले जाए, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी, वो चीज़ के बदले चीज़ ले लेती थी. ठीक है. रूरल एरियाज़ में, बहुत रूरल एरियाज़ में अगर हम आज भी जाएँ तो ये होता है थोड़ा बहुत घरों में. ये जो बार्टर सिस्टम है आज भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया जाता है घरों में, इन द रूरल एरियाज इफ वी सी. ओके. इन दिस डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस. टू पार्टीज सेल एंड परचेज देयर प्रोडक्ट्स बाय एक्सचेंजिंग दीज. ओके. देन अगला क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर ऑयल पोर्ट्स? सो ऑयल पोर्ट्स, ऑयल वर्ड आ रहा है तो इससे ही समझ लीजिए ये जो पोर्ट्स होते हैं ऑयल की प्रोसेसिंग और शिपिंग से डील करते हैं. ठीक है. दीज पोर्ट्स डील इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल. सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट्स एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं इन द बुक, सो डू लर्न फ्यू ऑफ देम. जैसे कि आई हैव रिटन हियर मराकाइबो इन वेनेजुएला एंड त्रिपोली इन लेबनान आर टैंकर पोर्ट्स. देन अबेदान ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट. ओके. देन अगला क्वेश्चन है व्हाट आर नेवल पोर्ट्स? तो इनके बारे में ध्यान रखिए कि इनका जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है. इन पोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था कीपिंग इन माइंड कि इनको एक स्ट्रेटेजिक टाइप का पोर्ट बनाया जाएगा
जहाँ पर जो है हमें रिपेयर वर्कशॉप्स देखने को मिलेंगी, जो वारशिप्स होती हैं उनको ये पोर्ट्स सर्व करेंगे. दैट वाज द आइडिया बिहाइंड नेवल पोर्ट्स. So your answer will be these are the ports which have only strategic importance. These ports serve warships and have repair workshops for them. Kochi and Karwar are the examples of such ports in India. Okay. The next question is what do you mean by Silk Route? So ये जो Silk Route है ये एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो कि कनेक्ट करता है रोम को चाइना से अलॉन्ग 6000 किलोमीटर रूट. ठीक है. द रूट ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वुल एंड प्रेशियस मेटल्स and many other high value commodities from intermediate points in India, Persia and Central Asia. Okay. The next question is what are entrepot ports? तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो ये कलेक्शन सेंटर्स हैं. अलग अलग कंट्रीज से जो है प्रोडक्ट्स गुड्स यहाँ पर आकर के कलेक्ट होते हैं एंड देन यहाँ से जहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इस जगह से इनको एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है. तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है. आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स बता रखे हैं हर एक के बारे में क्लियर डिफरेंसेस पता होने चाहिए. ओके. सो दीज आर द कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट. ठीक है. अलग अलग कंट्रीज से चीज़ें आती हैं, गुड्स आते हैं इन पोर्ट्स पे. काहे के लिए आते हैं? एक्सपोर्ट के लिए. ठीक है. यहाँ पर कलेक्ट होते हैं एंड देन यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू द डिफरेंट कंट्रीज. सो एग्जाम्पल्स में सिंगापुर हो जाएगा एशिया का एंट्रीपोर्ट. देन यूरोप का है रॉटरडैम एंड कोपेनहेगन. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट. तो इट इज़ फॉर द बेल्टिक रीजन. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्री ट्रेड? तो फ्री ट्रेड का मतलब होता है ऐसा ट्रेड होना किसी भी कंट्री के बीच में, है ना, दो कंट्रीज के बीच में जहाँ पर कोई टैक्सेस या कोई टैरिफ नहीं पड़ रहा है. टैरिफ का भी मतलब होता है type of tax only. So the act of opening up economies for trading is known as free trade or trade liberalization. हमने ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया. हमने यहाँ पर कोई भी जो है टैक्सेस नहीं रखे हैं, टैरिफ्स हटा दिए हैं. Okay, this is done by bringing down trade barriers like tariffs. It allows goods and services from anywhere to compete with domestic products. Okay. The next question is what is the role of World Trade Organization as an international organization? Why has the World Trade Organization been criticized by some countries? ठीक है. तो इसका इंपॉर्टेंस बताना है एंड सेकेंडली वी हैव टू टेल कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अपोज क्यों किया गया है कुछ कंट्रीज के द्वारा. ओके. सो द आंसर विल बी on 1st January 1995, World Trade Organization was formed as an organization to deal with trade between nations. It was the intro कि भाई World Trade Organization है क्या. ठीक है. Then we will write the role of WTO. So उसमें आ जाएगा नंबर फर्स्ट, इट फॉर्मुलेट्स द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. इनको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी हम एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, है ना, फंक्शंस ऑफ WTO. So you have to mention them only. It resolves disputes between its member nations. It covers trade in services, particularly banking and communication facilities. Then criticism की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को अपोज किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसके रीजंस ये हो जाते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्री ट्रेड करने की कोशिश करती है. जो टैरिफ्स हैं, जो टैक्सेस हैं, उनको लिबरलाइज करने का काम है इसका, राइट. फ्री ट्रेड की वजह से होता क्या है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है. ठीक है. इसके साथ साथ क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, वो केवल अपना फ़ायदा देखती हैं, वो अपना कमर्शियल प्रॉफिट देखती हैं कि भाई हमें फ़ायदा हो, हमें दुनिया से पंचायत नहीं है. इससे क्या होता है कि कई सारे इन्वायरमेंटल इशूज़ निकल के आते हैं जिनको ये ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर करती जा रही है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी एक कंट्री से जो है बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, वो उसको बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन होता है ना, ट्रीज़ वगैरह कट हो रहे हैं. तो जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं ये बढ़ते जा रहे हैं. उन्हें तो अपना प्रॉफिट दिख रहा है कि उनको अगर डिमांड आ रही है किसी प्रोडक्ट की तो वो बनाए जा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है. ठीक है. सो ये जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं इनको इग्नोर किया जाता है. इस वजह से WTO is criticized and opposed. So the answer will be some countries criticize WTO due to effects of free trade. It widens the gap between the rich and poor nations. WTO focuses on the commercial interest. It ignores the issues of environmental pollution, health, child labor, etc.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो फेवरेबल से मतलब क्या होता है, जब हमारा फायदा हो रहा है, जब हम प्रॉफिट में हैं तो दैट इज फेवरेबल, एंड जब हम नुकसान में हैं, जब हमारा जो है घाटा हो रहा है तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है ना। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर हम बात करें तो जो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, हमने सामान ज़्यादा बेच लिया तो हमने पैसे ज़्यादा कमा लिए, है ना, हमारे पास में पैसा ज़्यादा हो गया तो हमारा तो फ़ायदा हुआ, तो इसी को बोलेंगे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हेन देयर इज अ एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स इट इज़ कॉल्ड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तब वो होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब इससे क्या हो रहा है, एक कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ती है, मजबूत होती है, स्ट्रेंथन होती है। नॉट टॉकिंग अबाउट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें क्या होता है जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को खरीदे जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा पैसा भी तो खर्च हो रहा है एंड हम चीज़ों को बेच पा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पैसा कमा तो पा नहीं रहे हैं बल्कि हम क्या कर रहे हैं, पैसे को खर्च करे जा रहे हैं। तो ये एक नुकसान वाली सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारा अल्टीमेटली घाटा होगा। ठीक है, हम जब इम्पोर्ट करते जाएंगे एट लास्ट क्या होगा, हमारे जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो ये जो सिचुएशन है इट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर क्या है, इम्पोर्ट ज़्यादा है। सो डू रिमेंबर, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो वो फेवरेबल है, इम्पोर्ट ज़्यादा है तो वो अनफेवरेबल है। When there is an excess of imports, it is called unfavorable balance of trade. It creates problems for the economy of a country, which is very obvious. जब पैसा खत्म होता जाएगा तो प्रॉब्लम तो आएगी इकोनॉमी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। तो इसका मतलब देखो सिंपली ये होता है कि कुछ कंट्रीज ने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, अब वो कंट्रीज मिलके क्या करती हैं, आपस में ही ट्रेड कर रही हैं, फ्री ट्रेड कर रही हैं, कोई टैक्स भी नहीं है ना, एकदम स्मूथ सा जो है ट्रेड होता है उन कंट्रीज के बीच में ही। तो वो जो ग्रुप है ना, जो ग्रुप बन गया है कि वो 4-5-6 कंट्रीज आपस में ही ट्रेड कर रहे हैं, उस ग्रुप को ही नेम दिया गया है रीजनल ट्रेड ब्लॉक। सो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैव कम अप इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटीज इन ट्रेडिंग आइटम्स एंड टू कर्ब रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। सो देखो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी से मतलब होता है जो कंट्रीज आसपास में ही है, ठीक है, क्लोज हैं एक दूसरे से, ठीक है। बेसिक मतलब ये है, इन जो बड़े बड़े टर्म्स लिखे हुए हैं ना, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़, इन बड़े बड़े शब्दों का मतलब छोटा सा ही है कि जो कंट्रीज़ आसपास हैं, फ्रेंडली हैं, उनमें आपस में कोई कलेश नहीं है, आपस में बनती है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, अब वो आपस में साथ में ट्रेड करते हैं जहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, एकदम स्मूथ और फ्री ट्रेड होता है, ठीक है। एंड इस एक ग्रुप को ही बोलते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक। दीज ब्लॉक्स परफॉर्म फ्री ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया। टुडे 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, तो इट इज़ अ ह्यूज रेशियो, है ना। 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो कि 52% वर्ल्ड ट्रेड को जनरेट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स कई सारे दे रखे हैं इन द बुक, जैसे कि मैंने भी एक टेबल बताई थी इन द वेरी स्टार्टिंग, है ना, तो उसमें जो अलग अलग रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स दे रखे हैं, यू कैन मेंशन एनी एग्जाम्पल, ठीक है, आपको सभी के फुल फॉर्म्स भी पता होने चाहिए एंड ट्राई कि आप हेडक्वार्टर्स वगैरह जो भी चीज़ें दे रखी हैं आप सब लर्न कर लीजिए, उसको एक दो बार पढ़ेंगे, इट विल बी in your head. Okay, so you can mention any of the few examples just as I have mentioned, for example ASEAN, European Union, then NAFTA, OPEC, SAFTA, etc. ठीक है, you can mention any of them. So yes, that was the answer to this question, and yes, that is it for the video. I hope you find it helpful. Thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to my channel.